अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग और खुशामदीद आपको कहते हैं द मॉर्निंग शो में। और आज चूँकि ईद का हमारा दूसरा दिन है और ईद वैसे ये जो रमज़ान के बाद आती है ये तो 3 दिन तक चलती रहती है और ये बिल्कुल ऐसे लगता है, बल्कि अब तो बच्चे भी कहते हैं कि शायद हर रोज़ ईद का दिन है तो हर रोज़ ही ईदी मिलनी चाहिए। लेकिन मैं अपनी बेटी को बता रही थी कि भाई ईदी एक ही दिन मिलती है, लेकिन वो बज़िद थी इस बात पे कि नहीं, चूँकि आज भी ईद है इसलिए ईदी आज भी मिलनी चाहिए। बहरहाल ये तो छोटी छोटी खुशियाँ हैं जो घरों में इसी तरह फेस्टिविटीज़ की सूरत में चलती रहती हैं और फिर उसके बाद वही नॉर्मल रूटीन आ जाती है। तो आज ईद के दूसरे दिन हमने सोचा कि आपको आपकी उन्हीं पसंदीदा शख्सियात से भी मुलाकात कराई जाए, उनकी रूटीन्स में से उनको बाहर लेके आया जाए, पूछा जाए कि वो कैसे अपनी ईद गुजारते हैं, क्या करते हैं। तो मेरे साथ जनाब मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, आप इन्हें टीवी पर भी देखते हैं, स्टूडेंट्स में भी इक्वली उतने ही मशहूर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और जहाँ पर जाए वहाँ सिर्फ मुस्कुराहटें ही बिखेरते हैं। हसीब खान साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सर वेलकम टू द शो, बहुत शुक्रिया आपका। और इनके साथ मौजूद है मेरी दोस्त भी है, फैशन डिज़ाइनर भी है, एंकर भी हैं और टीवी पे भी अक्सर आप इन्हें शोज़ में देखते रहते हैं, हिना सलमान। वेलकम टू द शो मैम। वेलकम इकरा, बहुत ज़्यादा तुमने मुझे ना यू मेक मी सो हाई समटाइम्स बिकॉज आई थिंक ज़रूरी होता है भाई, आप मेरे ईद शो पे आई हैं, ज़रूरी हो जाता है। अच्छा सर, पहले तो आपको देख के तो मुझे वो सीरीज़ ही याद आ रही है, मिस्टर एंड मिसेस शमीम। क्या आप उसमें मौलवी बने हैं? और नहीं, वैसे ये लफ्ज़ आप उस तरह ना लीजिएगा, लेकिन बहुत ही सख्त किस्म का किरदार जो असल में रियलिटी में मौजूद होता है, फंडामेंटलिस्ट। हाँ, और वो जब आगाज़ होता है तो उसके बाद खूबसूरत सी गालियाँ आप देते हुए नजर आते हैं। कैसा रहा वो एक्सपीरियंस? बहुत अच्छी वैसे आपने उसमें एक्ट किया। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। और देयर आर सर्टेन जी कोई आपके अपने काम होते हैं जो आपको लगता है कि ये आपने बहुत दिल से किए हैं। हाँ। तो दिस वाज वन ऑफ दैट पर्टिकुलर कैरेक्टर जो मुझे लगा कि नहीं यार अच्छा होगा, क्योंकि अगर मेरी अपनी असल पर्सनालिटी में देखा जाए तो मैं कभी इतना सीरियस नहीं होता। हाँ। मैं हमेशा आई हैव ऑलवेज बीन लाफिंग। तो लेकिन वहाँ पर वो पूरी की पूरी सीरीज़ में मैंने एक भी स्माइल नहीं दी है पूरी सीरीज़ में। तो मुझे लगा कि दिस इज समथिंग डिफरेंट एंड you find a lot of people like that in our society. बिल्कुल जी। आपको बहुत से लोग हैं जो इतने ज़्यादा stubborn हो जाते हैं on their own beliefs. मतलब you find a lot of people जो कहीं किसी भी cause के ऊपर they are more stubborn और वो ये समझते हैं कि जिस तरह उनका ताल्लुक अल्लाह के साथ है और किसी और का नहीं है। तो इस तरह के लोगों को जब आप देखते हैं तो उनको पोर्ट्रे करना इट वाज मच डिफिकल्ट। लेकिन वो एंड पे भी आपने देखा कि वो ये नोमी भाई ये बात करते हैं कि वो सब कुछ दे के जाते हैं मुझे कि ये बंदा ये बिल्कुल दयानतदार है, शरीफ है, लेकिन हाँ कुछ की बातें हैं जिनके ऊपर ये लोगों को बोलता है और लोगों से नफरत करता है। वो लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि आप जब वो देख रहे होते हैं ना कैरेक्टर और इनके अलावा भी, तो आपको याद आ रहे होते हैं यार ये हमारी जिंदगी में ऐसा एक शख्स था, बिल्कुल ऐसा था, बिल्कुल ऐसे लड़ाइयाँ डाल लेता होता था शादियों के मौके पर। तो बड़ा वो रिलेटेबल है, रियलिटी के करीब है। अच्छा है ना, वैसे तो बड़ा मुश्किल होता है बच्चों के साथ टाइम निकाल के ईद पे पाना, बट अब किस तरह की ईद गुजरती है, कैसे सारा दिन गुजरता है? ईद मॉर्निंग शोज में गुजरती है। अच्छा। हाँ, मैं 3-4 सालों से इधर ही बैठी होती हूँ। अच्छा, हर मॉर्निंग शो पे ईद पे मौजूद होती है। अच्छा नहीं, ईद लाइक इज अ ग्रेट फेस्टिवल बिकॉज आई थिंक ये ऐसे मौके होते हैं जहाँ फैमिली यूनाइट हो जाती है। Otherwise, there is no concept. I'm a working woman. My husband works. We hardly get to know each other. Even we hardly get to see each other. Very less. ईद ऐसा एक वो है जिसमें सबने आना है और चलो आपको टाइम नहीं मिलता गॉसिप्स का, प्यार बिखेरने का बच्चों के साथ, और इवन वो जो फैमिली पिक्चर सेल्फी होती है वो लोड करनी कितनी ज़रूरी होती है। तो आई थिंक ये फेस्टिविटीज़ रह गई नहीं है, वरना तो कोविड ने तो बहुत हम लोगों को दूर दूर कर दिया था और एकदम से अब ये कोविड के बाद पहली ईद आ रही है। सो आई थिंक दैट वुड बी अ ग्रेट। पहली ईद आई है और आज दूसरा दिन है ईद का। पहला दिन वॉज रियली गुड बिकॉज आई कुक, क्योंकि मैंने कुकिंग छोड़ दी थी काफ़ी अरसे से। ईद वाले दिन मैं खुद बनाती हूँ और मीठा मुझे शौक है। आई हैव अ वेरी स्वीट टूथ, यू कैन सी माई अच्छा, वैसे ये सर क्या चीज़ होती है कि ईद वाले दिन बड़ी ज़रूरी हो गई है? अब सेल्फी की अगर नहीं होती तो लोग समझते हैं कि इनका ब्रेकअप हो गया है नहीं, साथ घर टूट गए या कोई मसाइल हो गए। लिटरली लोग आपको पूछते हैं आप सेपरेटेड हैं? आपके साथ भी मामला होता है? आप भी खींच के नहीं जी, मेरे मतलब नॉर्मली इतना ज़्यादा फेसबुक के ऊपर मैं सोशल मीडिया पे इतना हूँ नहीं, लेकिन ये है कि जितना ज़रूरी होता है कि बच्चे कर लें तो वो आकर बना लेते होते हैं। लेकिन आई बिलीव के जितना कुछ हम फेसबुक की दुनिया से बाहर रह के कर लें वो ज़्यादा मेमोरीज आप क्रिएट करते हैं।
पोस्ट देख के दिल बाग बाग हो जाता है। एक होता है बाग बाग में कहते हैं मेरे गार्डन गार्डन जाता है। एक तो इनके एक्शंस, इनके पोजेस और इनके जो जोक्स होते हैं, मैं सबसे पहले खोलती हूँ आज साल की और मैं नीचे डायरेक्टली कमेंट करती हूँ। तो हसीब साहब इज ऑलवेज बीन वेरी लाइव ऑन सोशल मीडिया, डोंट से यू आर नॉट लाइव। नहीं आई एम, बट ये होता है कि वो जब इवेंट हो जाता है उसके 1 दिन या 2 दिन के बाद मैं वो पिक्चर लगाता हूँ, तो वो मेरा ये होता है कि मैं उस इवेंट को मैं बहुत अच्छे से एंजॉय करता हूँ। मेरा उस वक्त ये वाली बात नहीं होती कि जब वो इवेंट खत्म होता है तो फिर मैं कहता हूँ यार अच्छा चलो एक पिक्चर खींचते हैं, तो फिर 2 दिन के बाद या ईद के बाद इकट्ठी पिक्चर्स लगाई। और फिर कैप्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है मेरे लिए। वो मेरे लिए वो होता है कि यार अच्छा कंटेंट का काम कर रहे होते हैं तो मैं कहता हूँ यार कंटेंट कोई ऐसा हो जो कि थाक करके ना दिल पे बजे, एक दफा लगे तो कोई, और या कोई मजेदार कमेंट्स बच्चों के, स्टूडेंट्स के, मेरे आसपास दोस्तों के आए तो वो बड़ी मतलब चीज मजेदार लगती है। लेकिन ये जो अभी स्नैपचैट वाले माहौल आया है जी, और ये मुझे समझ नहीं आता जी। ये वो इंस्टा पे तो आ गए हैं जी, वो तो अब मेरा बेटा भी आ गया तो अब वो मुझे हमेशा वो मुझे टैग कर रहा होता है यार बाबा ऐसे कर लें ऐसे कर लें, तो वो मेरे साथ चल रहा होता है। तो लेकिन अभी तक मुझे उसकी इतनी ज्यादा समझ नहीं आई क्योंकि हम वो फेसबुक की चलाते जा रहे हैं तो फेसबुक के साथ ज्यादा। वैसे कितना प्रेशर वाकई होता है इस सेल्फी का, आपको तो ज्यादा ही होता होगा, हस्बैंड भी एंकर हैं और वो फिर ना तस्वीर आए तो मसले हो जाते हैं कि रोक रहे आज क्या पहना, आज पहना, ऊपर से आज क्योंकि वो मैं कलर कोऑर्डिनेशन सबके साथ एक जैसी हुई होती है तो थीम होती है, तो वी इट्स बीन लाइक अराउंड 6-7 years वी आर डूइंग दैट। तो वो अब कौन सा आज पहना, पिछली बार ऑरेंज था, उस बार ऑफ वाइट था, व्हाट आर यू वेयरिंग दिस, तो ये होता है। और आई थिंक ये एक वो भी एक ट्रेंड बन चुका हुआ है कि पीपल वांट्स टू सी एंड वी वांट टू सी व्हाट इन देयर लाइफ, पीपल से बिल्कुल ऐसे। अदरवाइज आप बताएं हसीब साहब, पहले हम होते थे हम लोग बगैर बताए किसी को फोन करके किसी घर चले जाते थे, ऐसे होता था ना कि मेहमान आ गए, बेल हुआ, अब लोग पूछते हैं, लोग वो सबसे ज्यादा आपको सोशल मीडिया पे देख लेते हैं, हमें पता उसने क्या पकाया था, क्या पहना था, क्या किया था, हमें जरूरत नहीं जाने की। सो इट्स वेरी इजी टू वे टू कनेक्ट। आप भी जाते हैं जी, अच्छा ये पकाया हुआ है तो हम भी खा लेते हैं, हाँ तो हमें भी भेज दो। हमें भेज दो। कनेक्टिविटी का एक आसान तरीका है, हो गया हुआ है। और या आई थिंक वही वाली बात है, कोविड की वजह से हम लोग बहुत चीज़ों से ड्रिफ्ट हो गए हैं, ट्रेंड चेंज हो गया विद द पैसेज ऑफ टाइम। अब आप कह रहे हैं अब स्नैपचैट में नहीं, अब आपको शायद स्नैपचैट पे भी आएंगे, मुझे यही लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता हम जरा स्लो लर्नर हैं, जो मैं जरा स्लो लर्नर, वो जो फिल्टर होता है ज़बान निकालने वाला, यू वाला, वो वाला आते ही हम देखेंगे वो इस तरह है। अच्छा वैसे मुझे ये बताएं, अब तो माशाल्लाह आपके बच्चे भी बड़े, हमारी ईदें तो किसी और तरह की होती थी, और आपके घर में ईद का आगाज कैसे होता है? बच्चे कितना वो वाला हिसाब तो नहीं अपने अपने कब्रों में चले गए? नहीं जी, हमारे लिए जी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग सारे, मेरा भाई मेरी बहन, हम लोग सारे, क्योंकि बड़ा घर मेरा है तो अब्बा का घर, बड़ा भाई भी मैं हूँ, तो वो इसलिए मेरे पास आ जाते हैं। माय ब्रदर कम्स फ्रॉम बहावलपुर, या कभी हमारे वालिद मरहूम कहते होते थे कि जी छोटी ईद लाहौर में करनी है, बड़ी ईद बहावलपुर में करनी है। अच्छा। तो वो हम लोग इस तरह ही हमारा वो चल रहा होता है। तो पहला दिन तो फैमिली के साथ ददियाल ननिहाल के साथ गुजर जाता है। तो जिस तरह आज का दिन है, आज ससुराल का ससुराइल ही कहा जाता है जी, लेकिन ये है कि ससुराल का आज दिन है। तो आज अभी, और उसके बाद एक बच्चों से आज वादा किया हुआ था कि जी फिल्म देखनी है, जो इतने सालों के बाद जब फिल्म जब सिनेमाज खुल रहे हैं तो हम, और आई एम ऑल्सो आई वर्कड विद इमरान भी और अमर के साथ भी काम किया। तो अब दम मस्तम आज अभी रात को आज उसका प्लान है जी, आज वो देखने जाने हैं। तो देखें कि क्या, हमारा पहले शो था, मैंने बेटे को कहा था कल कि यार फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखेंगे, लेकिन वो मेहमानों की वजह से वो बिल्कुल नहीं दे। ईदी कितनी ले लेते हैं, किस दे देते हैं आराम? नहीं जी, ईदी तो दी जाती है जी, अब तो लेने वाला तो कोई वो नहीं है। लेकिन हमारे लिए जी, हमारे अम्मा बनाना जी एक बहुत अच्छी मतलब एक ट्रेंड चलाया था कि ईद से एक रात पहले सब आते हैं और एक दूसरे को गिफ्ट्स हम लोग अपने वो मिल जाते हैं सबको, और ईदियाँ उसी वक्त ही हो जाती है। एक रात पहले वो सब इकट्ठे मिलते हैं, बात गपशप लगती है, और फिर इकट्ठे अगले दिन फिर हम लोग नमाज पढ़ी, फिर मामू की तरफ चले गए, जो बड़े हैं उनकी तरफ गए हम लोग सारे भाई, फिर बहन की तरफ चले गए। तो उसका फिर टाइम सारा शाम तक हमारा यही वाला ही चल रहा होता है। फिर रात को कहीं ना कहीं बैठे हुए हैं, गपशप लगाई किसी कज़न के घर पे, और फिर ये आज जिस तरह सुबह का दिन है, तो सुबह से अगले दिन सुबह फिर हम अपनी तैयारियां कर रहे होते हैं कि चलें यार, मतलब कोई अपनी आउटिंग, अपने दोस्तों के पास चले गए, वो वाला काम चल रहा है। बस ऐसे ही
चाहिए क्योंकि फिर आम रूटीन में तो वापस ही आना होता है। ये आप भी तो उन माओ में से नहीं है जो बच्चों से उनकी ईदियाँ ले लेती हैं, फिर बच्चे बाद में कहते हैं चोर हैं आप, चोर हैं। कि बाद में कि आपको बाद में दे देंगी बेटा, आपके लिए बैंक में जमा करें। बच्चों ने वो जो पिगी बैंक्स बनाए होते हैं अपने अपने, उनमें कहते हैं कि अब नहीं आप बच्चे देते, वो किसी वो हम बच्चे थे, हम हमारी माँ में यूं करके आंख दिखा दी, मम्मा आप दे रहे अब तो बच्चे कहेंगे मम्मा आपकी भी जो हो हमें दे दें। तो आई थिंक कि वो अच्छा है कॉन्सेप्ट, और आई थिंक दे नीड टू नो हाउ टू सेव एंड कलेक्ट, इट्स देयर ओन थिंग। और उनको वो फेस्टिविटी का इसी तरीका होता है कि इस ईद पे ईदी का ही होता है, इसकी फेस्टिविटी यही होती है। और अब तो खैर ईदी से ज्यादा लोग गिफ्ट्स ज्यादा प्रेफर करते हैं। आप जैसे हमने बात पिछले साल के पैसे भी संभाल के रखे हुए हैं पिगी बैंक में। वो उसको कोई चीज चाहिए तो मुझे कहती है आप मुझे मंगा दें तो मैं आपको दे दूंगी, और जब टाइम आता है पैसे देने का वो पैसे नहीं मिलते उससे, वो उसे मिलते ही नहीं। बच्चे आपको बोल रहे होते हैं आप हमें बस ले जाएं, पैसे हम देंगे। तो मैं कहा वाह बर्थडे ਤੁਹਾਡੇ को लेने पैसे आ गए। तो कहते बाबा आप छोड़ दें, आपने सिर्फ लेके जाना हमें, पैसे हम आपको ट्रीट देते हैं। मैं कहा वाह जी वाह क्या बात है। तो फिर आप कितनी ईदियाँ बांट चुकी हैं सुबह से अब? अच्छा अभी तो मैं छोटी हूँ। वो मेरा ख्याल है अभी भी आप अम्मी अबू से ईदियाँ वसूल करती हैं। अभी तो मैं ईदियाँ वसूल करने की उम्र है। अच्छा। अभी कौन सा कोई बांटने की उम्र होती है, अभी वो रिश्ते, वो पता है क्या, आपकी जब शादी होती है वैसे हसीब साहब, मैं तो पता नहीं कितने रोल्स कर चुकी हूँ। मैं एक दिन बैठ के सोची थी कि मैं भूल गई हूँ कि मैं कौन हूँ। मैं एंकर हूँ, मैं मीडिया पर्सन थी, मैं डिज़ाइनर बन गई, मैं टीचर बन गई, मैं एजुकेशन में हो गई, मैं ज्वेलरी, मैं सोचती हूँ कि मैं हूँ कौन, मुझे ये बताओ मैं हूँ कौन। तो जब मैं आपको देखती हूँ ना तो मुझे आता है नहीं ये हो बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो ये कि अभी तो मैं अपने पेरेंट्स की अल्लाह में उनको सलामत रखे, उन्हीं के दमों से होता है कि उनसे उम्मीद होती है कि हम फोन करते हैं अम्मा मेरी ईदी कहाँ है, ईदी कब आ रही है, कितने दे रही है। अब मैंने पूछा आपने कितने दे रही है इस बार मुझे, तो कह रही है कि इस बार मैं तुम्हें इतने दूंगी। अब सेकंड ईद मेरी मदर के घर डिनर होता है, तो उस दिन फिर हमें आज रात को हमारा डिनर है, तो उस दिन अब आज वसूल करती, और फिर वो हर साल 5-5 हज़ार में एडिशन कराती रहती हूँ क्योंकि महंगाई हो गई है भाई, दौर बदल गया है। ये तो है। अच्छा हसीब साहब, कोई ऐसा मेमोरेबल वाकया आपकी बचपन का ईद का जो याद हो अभी तक, बिल्कुल ईद वाले दिन रिफ्रेश हो जाते ना फाइन मेमोरीज में? ईद पे अपनी कजन्स के साथ ना अपने मतलब सब बड़ों को हम कोई स्किट करके दिखाते होते थे। अच्छा। हर ईद पे ना हम लोग इकट्ठे होते थे सब बच्चे, तो हम लोगों ने एक रात पहले बैठना कि अच्छा ये स्किट करते हैं इस बार और करके दिखाते हैं, ये हमने बहुत ज्यादा किया हुआ। तो अब शायद मेरे ख्याल है कि वही वाले जर्म्स थे जो एक्टिंग के अंदर आ गए, तो वो हम कोई नया गाना आना उसके ऊपर हम लोगों ने मिमिक्री कर लेनी, किसी की कोई डायलॉग्स होने कोई ड्रामे के, वो हमने ज़रूर अपने अम्मा अब्बा से टाइम लेकर सबको बिठाना और फिर हम बच्चों ने एक्ट करना। तो वो बड़ी एक अब देखिए कितनी क्रिएटिविटी की चीज़ है आजकल, तो बच्चों के दिमाग में ये है ही नहीं कि उन्होंने ये करना है। तो वो हम जी मेरा ख्याल है कि आई वॉज इन माई मैट्रिक तक हम लोगों ने ये हर ईद पे हमने ये चीज़ बनाई। बहुत डिफरेंट है और बहुत तो वो उनको कोई गाना नहीं आया, वो थी वो एक फिल्म आई थी कुर्बानी, तो वो कुर्बानी पे सबसे बड़ी है कुर्बानी, तो हम लोगों ने वो चमचे पकड़े हुए थे, तो चमचे में मैं और मेरा भाई ऐसे ऐसे करके हम डांस कर रहे थे। तो वो हमें तलवार नहीं मिल सकी थी उस वक्त तक, तो उस वक्त प्रॉप्स का अंदाजा नहीं था, तो हमने कहा कम से कम ये है, तो हमने वो कांटे चम्मच पकड़ के हमने वो उसको उसी तरह। पेरेंट्स का रवैया भी तब होता होगा ना जरा इंकरेजिंग सा, वो भी खुश होते होंगे कि हमारे बच्चे ये कर रहे हैं या इस तरह की कोई क्रिएटिविटी। मुझे तो जी आई एम वेरी थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू माय पेरेंट्स कि उन्होंने कभी रोका नहीं इस बात के ऊपर, और एक डांस करने पे कभी नहीं रोका जी। मतलब हर शादियों पे मैं उठ के नाचने लग जाता हूँ, तो मेरे लिए ये बड़ी टेंशन वाली बात है। ये तो फिर आपने मिस्टर मिसेस शमीम में कैसे डांस अपना कंट्रोल किया? देखें मैंने बिहाइंड द सीन्स में डांस किया, जब वो सबा और नोमी भाई डांस कर रहे थे ऑन स्क्रीन, तो उनको बिहाइंड जो कैमरा में जितने भी आए तो मैंने उनको डांस करके दिखाया था उस हुजम के साथ। लेकिन आप सोचें कि मेरे स्टूडेंट्स की शादियाँ या मेरे कजन्स की, मेरे भतीजे भतीजों की शादियाँ होती तो मैं ऐसे उठ जाता हूँ, मैं यार ठीक है तुसी नहीं नचना, मैं तो नचा यार, मैं तो नचा। आई थिंक फेस्टिविटी का यही होता है कि फेस्टिविटी किसी भी तरीके से आप अपना एक्सप्रेशन को एनहांस कर सकते हैं, वेदर इट्स डांस, वेदर इट्स स्माइल, वेदर इट्स कुछ भी है जी, लेकिन वो आप एंजॉय करना चाहिए। वो मोमेंट्स आपको दोबारा नहीं मिलेंगे, तो यू नीड टू जस्ट एंजॉय दोस मोमेंट्स। ये तो कीड़ा वैसे आपके अंदर भी है। मेरे अंदर तो बहुत कीड़ा, मैं तो लिटरली मुझे एक रिसेंटली मैं एक जगह बैठी, कहते आपको कोई पैसे देता शादी में जाने का? आप कितने पैसे लेती शादी में जाने का? मतलब कि मैं उनको कह रही हूँ मैं पैसे नहीं लेती, मैं इनवाइट, कहते आप इतनी इनवाइट। मैं पिछले अक्टूबर से लेके फरवरी तक हर वीकेंड मैंने 3-3 शादियां 3-3 कपड़े चेंज करके अटेंड की हैं, और पिक्चर्स मेरी आती थी यूं फेसबुक पे, कहते आप पैसे लेती हैं?
क्या आपने कारोबार शुरू किया है, क्या आप मीडिया में हैं तो आप पैसे लेंगे हमारी शादी में? मैंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है, इट्स जस्ट आई लव टू एंजॉय वेडिंग्स, आई लव टू एंजॉय फेस्टिविटी एंजॉय करना। आप सोचिए, आप किसी भी शादी पे, मैं अपने दोस्त के भाई की शादी पे डांस कर रहा हूँ, तो एक आंटी आई तो मुझे कहती है बेटा क्या करते हैं? मैंने कहा जी मैं पढ़ाता हूँ। अच्छा म्यूजिक पढ़ाते हैं? मैं कहा नहीं जी मैं म्यूजिक नहीं पढ़ाता। कहते चाहे जिस तरह आप डांस कर रहे थे तो मुझे लगा कि आप यही करते हैं। तो आपने वही बात की, जब मुझे कुछ पूछता है आप डांसर हैं? मैंने कहा आप डांसर हैं, मैं डांसर नहीं हूँ। हर शादी पे कोरियोग्राफर के साथ मैं बैठ के डांस करती थी। अच्छा, और वो अम्मियों की फिर लुक भी होती है ना, बैठ जाओ आराम से, नहीं करना, ये नहीं करना, और अब तो बेचारी फंडामेंटलिज्म को तो मैं कभी भी वो करती ही नहीं हूँ। आई नेवर इनकरेज फंडामेंटलिज्म। आई सेड एंजॉय, इट्स जस्ट वी हैव वेरी लेस शॉर्ट लाइफ, वी डोंट नो। कोविड के बाद से लिटरली जितनी डेथ्स मैंने देखी हैं अपनी फैमिली के अंदर भी, और जितना मैंने कुछ देखा है, I said no, life is to move on and enjoy the moment. You should enjoy the ये moment. तो वैसे मैं एग्री करूंगी, इससे तो अपने मियाँ को भी नचाना शुरू कर दी ना, वो ही इज अ वेरी सीरियस गाय सॉर्ट ऑफ अ बहुत पर्सन, सीरियस हो, इतना सीरियस था। मैं कहती थी तुम क्या जिंदगी में क्या करोगे, इतने सीरियस हो, मतलब तुम बड़े अपने होके आप क्या से करोगे? नहीं, तुम अपने आप से बोर नहीं होते? मैं कहती एकदम पूछते, मैं अपने आप से इंसान बोर तुम होते नहीं हो? तुम इतने हर वक्त चुप करके यूं करके बैठे रहते, तुम्हारी शक्ल पे बुर्दबारी, तो यू नीड टू एंजॉय ना। तो मैंने कहा तुम उठो, तुम खुद ही तुम्हें अच्छा लगेगा, यू विल फील योरसेल्फ। मुझे लगता है कि आपका ना एक बैकग्राउंड होता है जो काम का, वो भी आपकी पर्सनालिटी पे बहुत News, ज्यादा हाँ, he is बहुत ज्यादा आ basically जाता है, उसका current इन्फ्लुएंस affair, बहुत है। मेरे दोस्त जो है जी, जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर, दे आर वेरी सीरियस अबाउट एवरीथिंग, के बैठना उठना वो सब कुछ उसी तरह ही कर रहे होते हैं। एक दफ़ा मेरे दोस्त आए तो मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ बैठा हुआ, तो मेरे ऑफिस में आया, तो मेरी एक स्टूडेंट मुझे कहती सर ये कौन है? तो मैंने कहा बेटा अब्बू के दोस्त हैं, मुझे तो नहीं पता कि ये कौन है। तो ना अपना ख्याल रखे जी, आपको कुछ है तो कहते हैं जी आप कह सकते हैं, आप यंग लोगों के साथ रहते हैं तो यू एंजॉय, तो हम लोग बाकी लोगों के साथ हो रहे होते हैं तो हमारी वो एज पे और हमारी शक्ल पे भी वही वाली चीजें आ रही होती है, तो दैट्स हाउ इट गोस। अच्छा मुझे ये बताएं, आपका तो ये ईद के ऊपर वैसे मसरूफ भी होती है ना, कपड़े शपड़े और डिजाइनिंग और सारा कुछ, तो रमज़ान में ज़रा इंसान की रूटीन ज़रा वो सेटल सी हो जाती है। आई थिंक रमज़ान में मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा बिजी हो जाती हूँ, ज़्यादा काम हो जाता है, बिकॉज ईद के फ़ौरन बाद कुछ लोगों की शादियाँ मुहर्रम से पहले होती हैं, तो शादियों का भी होता है, उस पर ईद का भी होता है, और फिर ये होता है कि फिर मेरी एग्जिबिशंस भी होती है, मेरी ट्रैवलिंग हो रही होती है, तो आई थिंक आई बिकम मोर बिजी इन रमज़ान। और फिर रमज़ान में ये होता है कि बच्चों के साथ इतनी रूटीन ज़्यादा वो नहीं होती, हल्की होती है, स्कूल टाइमिंग्स कम होते हैं, एंड यू कैन you know whatever I think I can plan my entire आगे से year in रमज़ान। क्योंकि बहुत अच्छा है जी। पहले होता था कि माँ बाप हमें उठाते होते थे कि बेटा उठो सैरी कर लो, अब बच्चे हमें उठाते हैं कि हम तो जाग ही रहे हैं बाबा, आप उठ जाए सैरी कर लें। तो ये वो वाला काम जो है ना, ये चेंज बड़ा डिफरेंट हुआ है। अक्सर माय डॉटर इज अर्ली राइजर, तो वो सुबह 9 बजे आके कहती है उठ जाएं, जिस दिन छुट्टी होती है ना, उठ जाए, मैं उठ गई हूँ, मतलब वो उठ जाती है। अच्छा मुझे ये बताएं, ईद के ऊपर वैसे तो बच्चियों की तैयारियाँ ज़्यादा होती हैं, तो होता है आपको भी कि मेरी बेटी यूं के कपड़े पहने या फिर खुद लेके जाते हैं? मैं भी ये रमज़ान में भी 4-5 दिन पहले उनके साथ, ईद से पहले बेटी के लिए मैं कटिंग करवा के आया, तो मैं खुद गया, मेरे दोस्त का वहाँ पे उनकी बेगम का सलून है, तो वो वहाँ पे उनको लेके गया। मैं कहा जी मेरी बेटी की आप इस पर कटिंग करें। उसको मैंने इस बात पे बताया कि बेटा तेरे लंबे बाल हैं तो थोड़े से मैं कटवा दूँ तो अच्छे लगेंगे, तो उन्होंने कहा हाँ बाबा करा लें। तो फिर करते, फिर इसी तरह बेटे के साथ होता है कि वो तो अगर हमने कहीं जाना हो तो फिर मैं कहता हूँ यार ऐसे करा ले। मैं लोगों को हमेशा कहता हूँ कि 365 दिन है ना जी, 365 दिन का मतलब है 365 डिफरेंट स्टाइल ऑफ योर हेयर। तो इसका मतलब है आप अपने आप को किस तरह देखना चाहते हैं। तो मैं अपनी बेटी बेटे दोनों को कहता हूँ कि यार ईद पे तो कुछ ना कुछ डिफरेंट करना है कि जी आप एक वो हेडबैंड लगाया हुआ है जिस तरह वो बेटियां आजकल चल रही होती हैं, तो मैंने कहा बेटा ये ईद पे नहीं लगाना, इधर ऐसे बाल बना लो, इधर से ऐसे कर लो, जिस तरह मर्जी है, एंड यू शुड जस्ट प्ले विद कलर्स। अच्छा तो उनकी अम्मी किस तरह, वो फिर ज्यादा नहीं कहती कि ज्यादा ही आप उनके काम में इंटरफेयर करते हैं? नहीं जी, वो बिल्कुल बहुत ज्यादा होता है, नहीं ये ऐसे नहीं है, ऐसे ना करें। मैंने कहा यार देखें अब सारा वक्त आप करती हैं जो आपका दिल चाहता है। ये ईद के मेरी ख्वाहिश है कि मेरी बेटी को मेरे साथ से तैयार कर दें। तो वो अच्छा मेरा तो और एक नेल पॉलिश वाला बड़ा होता है ना जी, वो नेल पॉलिश नहीं लगी, तो वो कहती ना लगवाए अभी छोटे। मैंने कहा नहीं यार, आई बिलीव के हाथ पे पाँव पे आपकी नेल पॉलिश होनी चाहिए। बड़े शौकीन मिजाज ज़ौक़ वाले हैं ना। तो वो मुझे लगता है कि जी नहीं जी, आपको तो बेटा शलवार कमीज पहनता ही नहीं ना, कहता मैंने नहीं पहननी, मुझसे शलवार में थोड़ा सा चब्बी है, वो काफी चब्बी है, मतलब थोड़ा नहीं काफी चब्बी है, तो उसे शलवार कमीज पहनना अजीब सा मुंह बना होता है कि कैसे मैं करूंगा, ये होगा। मैं प्लीज यार तस्वीर के लिए पहन लो, उतार लेना, पिक्चर के लिए पहन लो। नहीं जी, आजकल की जनरेशन नहीं पहनती, वो शलवार कमीज साथ नहीं होता। बट ये कोई अच्छी बात नहीं है।
आई थिंक हमें अपने कल्चर को फ़रोग देना बिल्कुल देना चाहिए। आई माई सेल्फ, मैं हमेशा कहती हूँ कि कल्चरल वैल्यूज़ अपने बच्चों में खुद डालनी चाहिए, ये पेरेंटल रोल है। जब तक हम नहीं बताएंगे उनको इस्लामिक कल्चर एक तरफ, आपका नेशनल कल्चर एक तरफ, तो दे विल नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिल्कुल इट। सही। इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी बीइंग अ पेरेंट कि हमें अपने बच्चों को किस तरह, अब शलवार कमीज के अंदर मैं उसको डिफरेंट वेरिएशन करके देती हूँ, वो बैजेस लगाकर और पीछे वो ब्रोच लगाकर और फिर ये वो, फिर कहते हैं मैं वेस्ट कोट के साथ पहनूंगा, मैं ऐसे नहीं पहनूंगा, कोट की आदत है ना, तो वेस्ट कोट बनवा कर उसको देती हूँ कि तुम पहनो, और यू नो ये हमारा ट्रेंड है नीचे तुम अपने वो मैं लोफर्स पहनूंगा, लोफर नहीं पहनोगे आप खुस्ता पहनेंगे नीचे, तो दिस इज हमारा ट्रेडिशन। ये थोड़े थोड़े बच्चों को ये छोटी छोटी चीजें तो रह गई हैं अब, और बहुत कम चीजें रह गई हैं। बिल्कुल ऐसे। पहले तो हमारी मदर, तो हमें याद है चांद रात पे चूड़ियां चढ़ती थी इतनी इतनी, बाजारों में हम जाते थे, अब हम जाते हैं अपने बच्चों को लेके बाजारों में? नहीं, अब हम कहते हैं नहीं हमें सिक्योरिटी नहीं है, इशू, अब हमारे इश्यूज और तरह से ड्रिफ्ट हो चुके हुए हैं। तो पहले तो होती थी लड़कियां जा रही है, मेहंदी भी वहीं लग रही है, चूड़ियां भी, अब लड़की वाली मेहंदी वाली भी घर आ रही है, चूड़ियों वाला भी घर आ जाता है। ये तो है। ये ऑनलाइन जो है ना जी, इसने बड़ा कमाल कर दिया हर चीज के ऊपर, ये कह जी ठीक है। अच्छा नहीं, कुछ मर्द होते हैं ना, कहते हैं रश बहुत है, जैसा मेरे हस्बैंड कहते हैं रश है, मैंने नहीं निकलना चांद रात पे। आप निकलते हैं बाहर वैसे चांद रात पे? हमें सारी जिंदगी अब्बा ने भी कभी निकलने नहीं दिया, हम नहीं निकलते रहे। और अब्बा का एक पॉइंट ऑफ व्यू था कि खुदा ना खास्ता अगर उस रात पे कुछ हो जाए तो सारी ईद खराब हो जाती है। मतलब एक आपका मतलब कोई मिसहैप लाइफ के साथ, इट्स मच बेटर कि आपका वो है कि वो पूरे समेटते हैं, पूरे जो आपने रमज़ान में कुछ दुआएं की होती हैं तो वो आपका दुआएं करने का टाइम, मेरी अम्मा बहुत साथ होती थी, तो वो हम एज सच नहीं जाते। लेकिन अब कहीं रात को जिस तरह आप कॉफ़ी शॉप पे बैठे हुए हैं तो वहाँ पे ज़रूर हम लोग बच्चों को लेकर चले जाते हैं कि चलो यार वहाँ पे गपशप लगाएं। और वही मेहंदियों वाली बात है, वो घर आ जाती है अब सारे, तो इसलिए अब वो वाला ट्रेंड नहीं है। मैं बच्चों को दिखाती हूँ, क्राउड दिखाती हूँ, क्राउड, यस, क्योंकि दिखाना जरूरी, एकदम से वो बाद में परेशान, हाँ जी, परेशान हो जाते हैं। क्राउड दिखाती हूँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इवन कि आपको अंदाजे में उनको जलसों में भी लेके गई हूँ। ये बहुत अच्छा जी। हालांकि आई एम नॉट अ पॉलिटिकल पर्सन, आई डोंट वांट टू एंडोर्स पॉलिटिकल। नहीं, लेकिन आपने बहुत अच्छा उनको बताया कि पाकिस्तान में ये सब कुछ होता है, और हमने इधर ही रहना, इधर ही मरना खपना है, इन्हीं लोगों के अंदर ही रहना है सब कुछ, ये सब तुम लोग देखो और बड़े हो। बिल्कुल ऐसे। हाँ, आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। मैंने तो अपनी बेटी को रिक्शा तक पे भी एक दिन ट्रैवल कराया हुआ है। बिल्कुल ऐसे कि ही होना भी उसको चाहिए। पता होना चाहिए कि कभी लोकल ट्रैवल आपको कर सकता है, आपको हमेशा उबर या करीम नहीं मिल सकती कई दफ़ा। तो गाना शाना भी सुनाते हैं ईद के ऊपर? नहीं जी, सुनता मैं बहुत हूँ गाना सुनाने का कोई वो नहीं है, लेकिन ये है कि म्यूजिक, आई एंजॉय म्यूजिक। गाड़ी में या साथ में कोई एक आपको गाना, अभी मिसेज एंड मिस्टर शमीम का वो गाना था इश्क बिना वाला, मैं आप सोचे कि जब से वो स्टार्ट हुआ मार्च से लेकर मेरी गाड़ी में सिर्फ वही लगा होता, तो वो आपको होता है कोई गाना आपके ना दिमाग पे चढ़ जाता है, तो बस इसी तरह ही मैं सुन रहा होता तो हूँ। आजकल कौन सा नया प्रोजेक्ट आने वाला है जिस पे काम आजकल आप भी कर रहे हैं? एक सीरियल कर रहा हूँ जिसके लिए ये फ्रेंच रखी हुई है, और नॉर्मली ज़्यादा वो है जी ब्रेकिंग न्यूज़, काशिफ निसार भाई का है जी। अच्छा। वो एक सीरियल आई एम डूइंग इट, तो मेरे साथ अली सफ़ीना हैं एंड अमर खान हैं में, तो उनके साथ, और हमजा सुहेल हैं, सुहेल अहमद साहब के बेटे हैं, तो वो ही इज़ ऑल्सो बहुत अच्छे, बड़े रिस्पेक्टफुल और वेरी टैलेंटेड बॉय, तो उनके साथ काम करके भी बहुत अच्छा लगा। मैं उनको भी, हमजा को भी तारीफ़ की थी, रकीब से हमजा ने किया था, तो वो बहुत अच्छा का काम था, तो अब भी माशाल्लाह ही इज़ डूइंग ग्रेट जॉब। तो वो उनके साथ में जी, ये अभी जून तक चलेगा, तो जून के बाद फिर इंशाल्लाह देखें कोई और चीज़, फिर कोई और डिफरेंट सी चीज़। लेकिन आपका हमेशा से रोल डिफरेंट होता है, निकल के आता है उसके अंदर। बिल्कुल ऐसे ही। वैसे आपको एंजॉय सीरियस रोल करते हैं या कॉमेडी ज़्यादा? जी, आई लव कॉमेडी। मेरे लिए तो वो मेरी एक्टिंग के जब 20 साल हो गए जो टीवी पे आते हुए अब, लेकिन 11-12 साल तो सिर्फ कॉमेडी है जी। तो 11-12 साल की कॉमेडी, मतलब वो बिट मजेदार होता है। कि आप एचबीएल के एड में भी खड़े में, तो आपका जो पोज है वो ऐसा कि अभी वो बिल्कुल ऐसे ही, वो बिल्कुल इसी तरह ही है। तो मेरे लिए वो सबसे ज्यादा, अगर कोई कॉमिक की बात होगी तो आई वुड लव। हाँ, लेकिन सीरियस, क्योंकि अब लोग कहते हैं कि जी आपको एक्टर को जरा थोड़ा सा सीरियस काम भी करना चाहिए, तो इसलिए वो कर रहे होते हैं। तो लेकिन अच्छा है कि जी कुछ ना कुछ डिफरेंट होना चाहिए, डाइवर्सिफिकेशन होनी चाहिए। बिल्कुल जी, थोड़ा सा कुछ इनसे सुनते भी हैं, कोई ऐसी सी अच्छी सी मेमोरी है ना बताने वाली हैं, और हसीब साहब से ही पूछेंगे। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। तो जनाब गेस्ट मेरे साथ मौजूद है हिना, और हिना की बात ये भी है कि हम लोग बहुत
पुराने दोस्त हैं, मतलब कोई 10-15 साल तो हो ही गए हैं एक दूसरे के साथ, तो हर की अच्छी बुरी चीज़ जानते हैं। वैसे मुझे ये बताएं आते ही इसने मुझे कहा तुम अपने मियाँ की बुराई करती हो, मुझसे पूछो मैं कैसे गुजारा करती हूँ। तो मुझे ये बताएं ईद के ऊपर कोई स्पेशल गिफ्ट मिलता है सलमान की तरफ से? हाँ, सलमान इटसेल्फ इज अ स्पेशल गिफ्ट ऑफ अल्लाह। आपने जन्नत में जगह बना ली जन्नत ही होगी अब इस बात। तो गिफ्ट की क्या जरूरत है, गिफ्ट में तो पैसे खर्चते हैं, वैसे ही मुझे इतना माशाल्लाह फ्री का मिल गया। नहीं बताओ, मजे की बात आती है कि सलमान के ये कि ईद पे तो नहीं, खैर बर्थडेज पे और डिफरेंट ओकेजन्स में ही जस्ट ही गिव मी। और ईद के ऊपर तो ये होता है कि बस पिछली ईद पे मेरे साथ क्या हुआ जब 29 रोजे अनाउंस हो गए थे, अभी तो मेरी आधी तैयारी रह गई थी। हाँ, वो बहुत देर से ईद लिटरली आई वाज इन मार्केट और वो मेरे को ही, मैं कहती कि मेरी मेमोरी में मैं एकदम से, मुझे अम्मी का फोन है, मुबारक हो, ईद मुबारक। मैंने कहा है कब हुई अम्मी, तुम किधर हो? मैं कहा बाबा अभी तो मेरे कपड़े शपड़े सारे कलेक्ट कर रही हूँ, तो कुछ भी नहीं हुआ, अभी तो मेरा कुछ वो दिन था कि आई हैड अ पैनिक अटैक। क्योंकि अब आप लोगों के कपड़े करके ही अपने कपड़ों का डिसाइड करते हो ना। मेरे पास तो चांद वार रात वाली रात को मेरी गेट के आगे लाइनें लगी होती हैं, नंबर 1 ड्राइवर, नंबर 2, नंबर 3, कपड़े आ रहे कपड़े जा रहे हैं, उसके बाद कहीं अपना टाइम मिलता है। और फिर बेटी की भी बनाने होते हैं। फिर मैंने बेटी की भी अपने साथ, वो ट्रेनिंग करती है मेरे साथ, हर बार ट्रेनिंग करती है। और फिर मेरा बेटा मेरे हस्बैंड का ट्रेनिंग कर रहा होता है, तो फिर वो जो उसका होता है उनके कपड़े बाल, और उनके कपड़े मैं खुद नहीं बनाती, मैं बाहर देती हूँ कि मेरे पास टाइम नहीं है। नहीं, मेरे पास टाइम नहीं, मैं लोगों के बना लूँ, बड़ी बात है, तुम लोग बाहर बनाओ। ये हालत बेगम को ईदी देते हैं सर? बेगम को ईदी तो नहीं जी, मतलब उसके जिस तरह ड्रेस कपड़े बना देती है या बाकी लोगों के ऊपर इस तरह ही चल रहा होता है। हाँ, उनके बाकी ईदी तो नहीं, मैं नहीं। तो गलत करते हैं, मैं तो ईदी लेती हूँ। आप, बड़ी अच्छी बात है जी। और ये मैं कोशिश करूंगा कि ये मेरी बीवी ये प्रोग्राम ना देखे कि आपने अगर ये बात कर दी कि यार मैं कहती हूँ बस इतने से मैं निकलवाती हूँ ईदी। मैंने कहा इतने से तो क्या करूँ, ईद दे रहा हूँ तो मैं मुंह दिखाई दे रहा हूँ। और वो कितनी दफा मुंह दिखाई में दूँ। गिफ्ट होते हैं जी, ईद का गिफ्ट हो गया कि कोई मुझे सूट अच्छा लगा है तो मैं सूट ले आऊँ, कोई जूती अच्छी लगी तो जूती ले आऊँ, तो इस तरह की चीजें मैं उसके लिए जरूर लेकर आता हूँ। लेकिन I would love to see your wife someday because you are such a personality that कोई बेचारा रोता हुआ बंदा आएगा ना, वो कह के मार के बाहर जाएगा। तो आई कि हाउ इज योर बेटर हाफ होता है जी प्लीज, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आई एम वेरी बबली पर्सन, बट इफ यू सी माय बेटर हाफ तो आप कहेगा हाँ वाकई, मतलब कि वो इतना डिफरेंट है मेरे से। लाइक होता है ना कि हर बेटर हाफ एक तरह के नहीं होते लोग, वो अल्लाह ताला ने ना ऐसे ही मिलाए होती हैं जोड़ियां। तो मैं कहती हूं कि एक के पास कुछ ज्यादा होता है तो दूसरा टोटली डिफरेंट होता है। तो वो वैसे वो सीरियस नेचर की है आपकी? डेफिनेटली आई कैन जज दैट डेफिनेटली। मेरे साथ ही मेरे बच्चे, अब मेरी रिकॉर्डिंग शुरू होती है ना, जब मेरी रिकॉर्डिंग्स पे बड़ी टेंशन होती है तो मेरी बेटी या बेटा फोन मुझे कर लेते हैं, यार बाबा आ जाएं, यार आप आ जाएं, आपके साथ बैठ के कोई गपशप लगा लें। तो वो मेरा ये टाइम होता है कि जब मैं घर आ गया हूँ तो घर पे फिर बच्चों के साथ है टाइम, या हमने कोई बैठ के फिल्म देखनी है या कोई सीजन देखना है। दोस्ती वाला माहौल आपने बच्चों के मेरे साथ बच्चों के साथ, बेटा बेटी दोनों के साथ मेरे बहुत ज्यादा। हाँ, अगर मैं अपने बेटे से बात कर रहा हूँ या बेटी से, तो दरमियान में ना बिनिश ने आके, माय वाइफ, उसने आके बोलने लग जाना, तो मुझे आके यार, मैंने कहा यार ये मेरा और मेरे बच्चों का टाइम है, आपने अपना टाइम सुबह आप उनके साथ ही आपने गुजार लिया, अब मुझे मेरे बच्चों के साथ टाइम है वो मुझे गुजार लेने वो टेंशन होती है, मैं भी ये करती हूँ, वो मैंने टेंशन लेनी होती है कि भाई मैं हूँ, मैं इंपॉर्टेंट हूँ, मैं मेरी वजह से है, मैं इंपॉर्टेंट हूँ। वो वाकई ये बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि वो अपना इनपुट जरूर देंगी। तो मैं कहता हूँ यार मुझे उनसे चाहिए इस वक्त, क्योंकि बच्चे फिर बोलते नहीं है, तो मैं उनको बच्चों को बोलने के लिए कह रहा हूँ। मैं उनको स्ट्रिक्ट डैड भी है कहीं ना कहीं पर नहीं, लेकिन अब जिस तरह बेटे का ओ लेवल्स हो रहा है तो वो पढ़ नहीं रहा था, तो फिर एक दिन ना फिर मुझे जज्बाती बाप बनना पड़ा। तो मैंने उसको कहा कि बेटा जब तक मैं हूं तो याशी करनी है तो कर लो, तो मेरे बाद क्या करोगे, तो मेरे बाद तुम्हारी जिंदगी में क्या होगा, कैसे करोगे, तो कम से कम इतना ग्रेड ले लो कि अगले उस पर चले जाओ। मुझे ये, और मैंने कहा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हारा किसी से कंपैरिजन नहीं कर रहा, लेकिन प्लीज ये मेरी एक रिक्वेस्ट है। वो फिर आपका बेटा अच्छा है, मैंने अपनी बेटी को यही कहा कि पास नहीं होगी तो स्कूल वाले निकाल देंगे, तो कहती मुझे वैसे भी ये स्कूल पसंद नहीं है, आप किसी और स्कूल में करा दें। लाजवाब करती है वो बच्चे कर देते हैं जी बच्चों को, और शी इज जस्ट 6 years old। तो मैं तो तब अंदाजा नहीं है कि मुकाबला करना कितना मुश्किल हो जाता है। एक दिन तो मेरी अम्मी ने उससे कहा कि क्या होगा अगर मैं भी ना रही, तुम्हारी अम्मी भी ना रही, तो इतना तंग करती तो क्या करोगी, तुम कहाँ जाओगी, तो कहती मैं आपकी बहन के पास चली जाऊंगी। आपसे अच्छी है। ओहो जी, बच्चों की बातें तो बाकी। लेकिन मेरा बेटा इस बात के ऊपर जरूर आता है, कहते यार आप ना डांट लिया करें, वो ज्यादा आसान है।
लेकिन आप ये जो जज्बाती बातें करते हैं ना, फिर मैं Blackmail सोचता ना हूँ किया कि वो आके ना, हाँ वो फिर आता कहता है यार वो लगती है मुझे, तो फिर मैं कहता हूँ यार ये अब्बू को मेरे ये मेरे बड़ी बच्चे टेंशन। कभी फोन उठाते हैं ना, मेरी अम्मी का फोन खा, मामा क्या कर रही है, मेकअप कर रही है, मामा क्या कर रही है, मेकअप। अच्छा मैं नहीं भी कर रही, उन्होंने ना मेरी छेड़ बना दी है। हाँ वो जा रही है, मेकअप कर रही हैं, शो में जा रही होंगी। मैंने कहा मेरी बात सुनो, मैं तुम लोग के पीछे हूँ, क्योंकि मुझे तंग करने का तरीका देखो। बच्चे का हाजी वो बिल्कुल दे है। लाइक दे कैन नॉट से मी, समटाइम्स दे वेरी स्मॉल कि इस वक्त अब हमें टाइम दें। अब उनका रिटेलिएशन होती है, मामा क्या कर रही है, मेकअप कर रही है। कि मामा की जाने लगी, आप निकल जाएंगी। अच्छा नहीं, ये अक्सर हम भी करते थे। हमारी अम्मी कभी कपड़े पहन लेती हाँ। थे तो हम कहते आपकी जा रही है, बिल्कुल तो ऐसे। कहती थी हम घर में कपड़े नहीं पहन अच्छा सकते। मैं सुनते मामा आप मेरे लिए तैयार हो नहीं? मैं कहा जी बेटा मैं आपके लिए तैयार हो रही हूँ। मैं कहा, आई नॉर्मली से टू माय वाइफ कि हमने जरूर कहीं जाने के लिए ही होना है, तो कहते मेरे पास इतने कपड़े पे हम के जाते नहीं है। मैंने कहा यार आप मेरे लिए तैयार हो, तो कहते जी आप कौन That's a है, very तो good मुझे आके कहती आप कौन है, मैंने कहा आपका खस्मे मुबारक। तो खस्मे मुबारक को आप कम से कम तैयार करा देगी तो बेहतर तो हो जाएगा। आपका कौन सा ऐसा कोई रोल है जो उन्हें बड़ा पसंद हो आपकी वाइफ को? कौन सा किया? ये मौली वाला तो नहीं पसंद? नहीं जी, वो तो उनको बहुत ज्यादा परेशानी होती है इस वाले रोल में। जो अच्छा। रांझा रांझा वाला जो रोल था हाजी साहब का, तो मुझे कहती हैं यार ये ना क्या करें आप, ये वाला ना करें। तो लेकिन ये कि आप जरा ज्यादा सीरियस रोल्स में आ गए हो, लेकिन एक कॉमेडी शी लाइक्स, तो वो कॉमेडी में शी इज ओके कि जी आप वो कॉमेडी पसंद आता कॉमेडी बेहतर है। लेकिन वो आपका बहुत डिफरेंटली सीरियसनेस में डर भी लगना शुरू हो जाता है देख के कि ये अभी क्या नहीं, करेंगे। आप सोचे इकरा के साथ जब ये रांझा रांझा कर रहे थे, तो हम जब बिहाइंड द सीन्स होते थे तो हम हंस रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, गपशप लग रही है, ऐसे एक्शन हुआ है तो वो कहती है आप हसीब भाई आप ना टोटल एक डिफरेंट आदमी निकल Different हो आते जाते हैं, तो मैं वैसे ही कहा, हो यार, मैं जाते कहा, हैं। बेटा मैं क्या करूं, मुझे तो खुद समझ नहीं आती, लेकिन ये है कि दैट इज इट और अच्छा Natural लगता है। हाँ। तो वापसी हो रही है टीवी की तरफ दोबारा से? बिकॉज शोज में तो आती रहती ना, एंकरिंग की तरफ हो रही है वापसी? नहीं अभी नहीं, अभी नहीं। अभी नहीं करनी? नहीं, नहीं। क्योंकि स्पोर्ट्स एंकरिंग तो बहुत ज्यादा हाँ इंट्रोड्यूस कराने स्पोर्ट्स वाली तो थी किया आप। लेकिन अभी नहीं। अभी आई थिंक माय किड्स आर स्मॉल एंड दे नीड टाइम। आई थिंक ये ऐसी चीज़ है जो कि मेरे अंदर से कभी ख़त्म नहीं हो सकती। आई वॉज एन एंकर, आई विल बी एंकर विल इंटायर माई लाइफ। तो वाई ये उनका जो गोल्डन पीरियड, आई वॉन्ट देम टू सेटल, अभी थोड़े से बड़े हो जाएं, then maybe if I have a good opportunity I'll join back or in a better way, in a better human, and I could be delivering a better so I think कि अभी है, अभी कुछ टाइम लगेगा। उसके पैरेलल आई एम डूइंग माय वर्क एज वेल, आई एम टीचिंग एज वेल, तो फिर मैं ऐसा उसके साथ मैं बिजी हूँ। वैसे दोनों मदर्स हैं, दोनों मदर्स के साथ हमेशा मैं आई वाज जस्ट रीडिंग एन आर्टिकल देयर, तो उन्होंने कहा कि जी मुझे लोग इस बात के लिए नहीं जानेंगे कि मैं कितना अच्छा प्रोफेशनल बंदा था या बंदी थी, मुझे लोग इसलिए जानेंगे मैंने कि मैं एक कितनी nation क्या अच्छी दी? माँ थी या कितना अच्छा बाप था। मैंने तो एक वो- नेशन क्या दी बस। Exactly. मैं कहती हूँ अगर मेरी तख्लीक ही खराब हो गई तो मेरी जिंदगी का कोई मकसद नहीं कि मैं इधर आ जाऊंगी उधर बैठूंगी। क्या मैं यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में भी स्पीच कर लूँ? वो खत्म, वहां से वो एंड हो जाएगा। तो आई थिंक दिस इज नहीं, द मैं मोस्टली जी टीचर्स के लिए ट्रेनिंग करने जाता हूँ स्कूल्स में, बड़े बड़े स्कूल्स के साथ जाता हूँ, तो मैं कहता हूँ आपकी अचीवमेंट क्या है एज ए टीचर, व्हाट इज योर अचीवमेंट? तो मुझे सब बोलते हैं कि जी अचीवमेंट हमने, हमारे बच्चे, हमारे पास ये स्टैंडर्ड्स ये स्टैंडर्ड्स ये स्टैंडर्ड। मैंने कहा कभी आपने अपने बच्चों को कहा है कि अपनी माँ को जाकर आई लव यू कह दें या अब्बा को जाकर आई थैंक यू या आई लव यू कह दें? मैंने कहा अगर आप ये करा देंगे ना तो दुनिया में इतनी नफरत है, कम से कम प्यार तो बढ़ना शुरू हो। और एक जी ऑन अ लाइटर नोट, मैं अपने ना स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट सारे कहते हैं मैं कि तुसी हर 14 फरवरी को शुरू हो जाते हो आई लव यू लव यू लव यू। उसका पूरा मैंने कहा हम इतने इन्फ्लुएंस्ड हैं गोरे से कि हम प्यार का इजहार भी अंग्रेजी में करते हैं। हाँ देखिए कितनी इंपॉर्टेंट। हम लोग अपनी जबान में प्यार का इजहार भी नहीं करते। मेरे को तेरे नाल प्यार है, मतलब कितनी आप सराइकी के अंदर आ जाएं या जा कहते ही तेरे नाल प्यार है, मतलब ये नहीं कहते हम सिर्फ वही अंग्रेजी बोल के। तो इन्फ्लुएंस सिंधी में देखें कैसे कहेंगे? है जी, सिंधी में कैसे? वो मुझे आता नहीं जी, वरना मैं आपको वो भी बता देता। तो वो लेकिन मुझे ये लगता है कि हमें मतलब जो मादरी ज़बान की बात होती है कि जो क्योंकि बेटियां ये बच्चे अपने अम्मा अब्बा के रिफ्लेक्शन होते हैं। हाँ। तो वो जो रिफ्लेक्शन है वो शायद उस टाइम पे नजर नहीं आता। आई थिंक आपको बताना चाहिए, आपको बच्चों को, अपने बच्चों को बताना चाहिए। आई ऑलवेज किस देम फॉरहेड एंड हाँ आई जी। टेल देम दैट आई लव यू लॉट। इफ बिल्कुल आई एम ऐसे। बिजी दैट डजंट मीन आई एम नॉट गिविंग यू टाइम, Exactly. आई एम ऑलवेज विद यू। बिल्कुल इवन कि ऐसे। मेरा वो जो एक ऐड आया था उसमें वो देखती थी ना चिट, मैंने उस ऐड को देख के चिट में, समटाइम्स आई एम ट्रैवलिंग, मैं जी, 4-5 दिन नहीं हूँ घर पे, तो आई यूज्ड टू वो मैं चिट्स लगा के उनके लंच बॉक्स में मेड को Very कहती थी nice. डाल दो इसमें,
तो दे कैन रीड इट, छोटे छोटे वर्ड्स कि दे शुड नो कि माँ कहीं ना कहीं है। नहीं एसोसिएशन जी, बॉन्ड क्रिएट करना ना वो बहुत बहुत ज़रूरी है। और एक और चीज़ आई वांट, मैंने इतनी चीज़ें देख ली हसीब साहब, इतना मतलब कि एक होता है एक जॉब ही नहीं, बिजनेस भी, जॉब भी, एजुकेशन भी, ट्रैवलिंग भी। एक चीज़ जो थी ना कि आई रियली वांट टू टीच किड्स फ्रीली एंड आई एम डूइंग दैट। मैंने एजुकेशन फ्री कर दी उन लड़कियों के लिए जो कि वाकई अफोर्ड नहीं कर सकती। हम मेरे पास चिश्तियाँ, मेरे पास कौन कौन से गांव की लड़कियां आती हैं। मैंने एक बड़े इंस्टीट्यूशन में पढ़ा के देखा और मुझे लगा कि यार ये तो ब्लैकमेलिंग है। Exactly. ये बच्चों के साथ ब्लैकमेलिंग है व्हेन दे कैन नॉट पे। और हम लोग मजबूर होते हैं उनको क्लास से बोलने के लिए कि यू दैट वाज समथिंग। वहाँ मैं हिट की पहली बार ज़िंदगी में कि नहीं, आई नीड टू डू समथिंग बिकॉज कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स का मतलब ये नहीं है कि आप उनको मुझसे फीसें भी ले रहे हो, उनको पढ़ा भी रहे हो और उनको उन पे एहसान करो। नहीं, कम्युनिटी बॉन्डिंग, कम्युनिटी स्टैंडर्ड का ये मतलब है कि आप इस कम्युनिटी के लिए क्या कर रहे हो, आपका क्या रोल है। तब से मैंने शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी आई एम डूइंग थोड़ा करके मैं उनको जूम पे टीच कर रही हूँ। Excellent. Yes, I can do that. तो आपके साथ जब स्टूडेंट्स इंटरैक्ट करते हैं हसीब साहब, आपको बेसिक चीज़ कोई नज़र आती है कि नहीं हम उस करिकुलम में हाथ बंधे होते हैं, ऐड नहीं कर सकते या कर नहीं सकते, आप तो पॉलिसी मेकर्स में से भी। मतलब देखें, हम ना फोकस सिर्फ एजुकेशन पे हो गया, हाँ। तरबियत पे हमारा नहीं है। मतलब फॉर एग्जांपल मैं आपको एक छोटी सी, मतलब आप कहना ये बहुत छोटी सी बात है कि लेकिन वो यू में हम इतना ज़्यादा फंस गए हैं कि वो हम उनको उससे निकल ही नहीं सकते। मतलब देखिए, स्टैंडिंग अप फॉर एन ऑपोजिट जेंडर ये नहीं है। मतलब मेरी बेटी अगर मेरे कमरे में आ रही है तो आई स्टैंड अप फॉर हर। मतलब आई मेक माई सन रियलाइज दैट यू नीड टू स्टैंड अप फॉर अ लेडी। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब ये बहुत छोटी चीज़ें हैं। हमें एक ही जेंडर को हमने उठा के इधर रख दिया है कि नहीं उसका ख्याल नहीं। और मेरे लिए जी जो एक और कॉन्सेप्ट शायद बहुत से लोग इस बात पे शायद डिसएग्री करें, मुझे ये लगता है कि बेटियों को सब कुछ हमें बाप के घर से दे देना चाहिए, क्योंकि उसको नहीं पता कि उसकी अगली ज़िंदगी क्या होगी। तो हम ये कहते हैं जो कुछ करना है अगले घर जाके कर लें, और हम वो करने भी देते हैं कि तो इट्स मच बेटर कि बेटी की सारी रीजें पूरी करके उसको अगले घर भेजें, ताकि वो अगले घर में जिस तरह हो शी शुड अडेप्ट हरसेल्फ टू दैट स्टैंडर्ड। तो मुझे वो लगता है कि बच्चों को ये चीज़ सिखानी बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी एक पर्सनल ग्रूमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारे बेटे बेटियों को नहीं आती। बिल्कुल आप वो वेस्टर्न ड्रेस तो पहन लेंगे, लेकिन आप उसको कैरी किस तरह से करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो नहीं आता बच्चों को। तो वो, और उसके साथ की कुछ एसेसरीज हैं, आपके उन कपड़ों के साथ की भी एसेसरीज हैं दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ, बट दे डोंट। बिल्कुल, ये तो है। कुछ ईद का मौका है, कुछ सुनाई दें आप। हसीब साहब सुनाएंगे ना? मेरे तो मुझे आता ही नहीं जी ये वाली चीजें, वरना तो हसीब साहब डांस करने को कहते मैं अच्छा गाते थे। नहीं जिन अल्लाह को वास्ते मैंने कभी भी नहीं गाया। डांस के लिए हमारे पास जगह कम है, लेकिन हम गाना जरूर हम सुन सकते हैं आपसे। गाना तो मैं क्या गाऊं बताओ? जो आपका दिल चाहता है वो गा दें। गाना तो खैर मैं कौन सा कोई पर्सन करूँ, लेकिन लाइक हाँ अपने शौक के लिए मैं गाती हूँ। अब पता नहीं तुम लोग की एंडोर्समेंट क्या है, इंडियन गाऊं क्या है? तुम आप जो आपका दिल, आपका जो दिल कह रहा है वो गा दें। पल भर ठहर जाऊं, दिल ये संभल जाए, कैसे तुम्हें रोका करूं, मेरी तरफ आता हर गम फिसल जाए, आँखों में तुमको भरूं, दिल बोले बातें तुमसे कहूँ, अगर तुम साथ हो। नहीं, बहुत अच्छा वैसे आपने गाया, लेकिन थोड़ा सा सुर और पक्का कर लें तो और ये मैंने अपने लिए गाया है। आप डिजाइनिंग करते हुए ऐसे गा रहे होते हैं। किसके गाने आपको ज्यादा पसंद है हसीब साहब? गाने जी नॉर्मली 80s 90s के गाने बॉलीवुड के बहुत ज़्यादा मैं सुनता हूँ। सजाद अली सबको बहुत ज़्यादा सुना जाता है, उनकी गज़लें, उनके गाने वो अच्छे हैं, तो ये वो ज़्यादा सुनते हैं, वो ज़्यादा सुनते हैं। और ये एक तो आज का मिस्टर शमीम का तो आप सुन ही रहे हैं, तो आजकल के सिंगर्स में से कोई पसंद है वेस्टर्न में? बच्चे आजकल इंग्लिश सॉन्ग्स बहुत ज़्यादा है जी। मतलब मुझे ऐसा इतना शौक नहीं है म्यूजिक गानों का, लेकिन ये है कि कोई ये पसूड़ी
मुझे गाना था वो मेरे बच्चों को बहुत पसंद है, तो हम उनके साथ बैठे हों तो वो गाना समझ नहीं आता उसकी पंजाबी, लेकिन मैं आप सोचे कि अपने बच्चों को बड़े पंजाबी गाने भी सुना रहा होता हूँ कि कम से कम उनको पता लगे कि यार लैंग्वेज क्या है। सराइकी के गाने बहुत ज़्यादा, हालांकि मुझे सराइकी बोलनी नहीं आती, लेकिन ये है कि मुझे समझ आती है, बड़ी मीठी ज़बान, बहुत ज़्यादा जी। तो वो मुझे फिर मैं अपने बच्चों को भी कहता हूँ कि यार तुम्हें कम से कम पता होना चाहिए कि जी आपने क्या करना है, कैसे। कोई मैसेज ईद पे देना चाहेंगे? हम चूंकि बढ़ रहे हैं आगे और भी हमारे ज्वाइन करेंगे गेस्ट, तो जाते जाते ईद मैसेज का यही कोई है भाई, खुश रहें, खुश रखें, आबाद रहें, शाद रहें और अपनी ज़िंदगियों में दखल दें, दूसरों की ज़िंदगी में मत दखल दें, और जो नज़र आता है वैसा होता नहीं है, और सुकून करें और सुकून से रहने दें। मेरा ये तो आप यही मैसेज मियाँ को दे रही थी या आपको दे रही थी? बस ये कि बस मैसेज ये होना चाहिए अच्छा कि ज़िंदगी बहुत छोटी है और लिव इट द फुलेस्ट आई वुड से। हाँ। और हर दिन ऐसे ही जियो, ये आखिरी दिन है। मैं तो ऐसे ही जीती हूँ, हर दिन मैं ऐसे जीती हूँ, ऐसे तैयार होती हूँ, ऐसे करती हूँ ना कि बस ये मेरा आखिरी दिन है, कल नहीं होने। कहते हैं मामा मेकअप कर रही है। अजीज साहब क्या मैसेज देना चाहेंगे ईद पे? ईद मैसेज देखिए ईद पे तो सिर्फ प्यार और मोहब्बत का मैसेज है। मेरी वालदा मरूमा एक बात कहती थी कि दुनिया सिर्फ प्यार से जीती जा सकती है, तो मैं कहता था अगर प्यार से ना जीती जाए तो शी यूज्ड टू से इंक्रीज द डोज। तो आपको बहुत से लोग हैं जो अगर आपसे नाराज़ हैं और आपको ये समझ नहीं आती कि उनको कैसे मनाया जाए, उनको हमेशा प्यार से ही मनाया जाता है। और ये जो ईद का मौका होता है ये अपने रिश्तेदारों के साथ मिलने मिलाने का, दोस्तों के साथ मिलने के साथ का ज़रूर। और इसमें अल्लाह ताला ने दराजी उम्र रखी है, इसमें अल्लाह ताला ने ये रखा है कि लोग ऐसे ही होते हैं जो आपको नहीं मिलते, आपके मुताबिक नहीं होते, लेकिन आपको अपने आप को थोड़ा सा नीचे अपनी मैं को ख़त्म करके हम पे जब आप आते हैं तो आपकी ज़िंदगी ज़्यादा आसान हो जाती है। वरना आप ये कहते हैं कि जी हमने नहीं मिलना, ये नहीं होना, तो इट इज़ मच बेटर कि वो सारी नफ़रतें छोड़कर सिर्फ एक दफ़ा गले लगा लेंगे तो चीज़ें शायद ज़्यादा बेहतर। बिल्कुल जनाब, बड़ी खूबसूरत बात है, बिकॉज अक्सर ऐसे ही होता है कि छोटी छोटी चीज़ों पे, इश्यूज़ पे हम लड़ झगड़ लेते हैं। वो बिल्कुल ही उस करेक्टर की तरह ही शादी हो रही है तो नाराज़ हो गए, लेकिन नहीं, वाकई नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तो अल्लाह ताला का भी फरमान है कि जो मुसलमान भाई किसी से 2 दिन से ज़्यादा नाराज़ रहे तो वो भी, उसके लिए भी सज़ा है। तो कोशिश करें खुशियाँ बांटते रहिए, और बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपनी खुशियों में अपने इर्द गिर्द के लोगों को बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि हो सकता है कि आपकी थोड़ी सी कंट्रीब्यूशन से उनकी चेहरों पे भी वही मुस्कान आ जाए जो आपके चेहरों पे है। बहुत शुक्रिया है ना आपका, और ईद के दिन टाइम निकाला, यहाँ पर आई सर, आपका बहुत शुक्रिया। एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर न्यू प्रोजेक्ट, और हम यही जानते हैं इंशाल्लाह कि जिस तरह डिफरेंट चीज़ें आप करते हैं इसमें भी डिफरेंट चीज़ें सामने आएंगी। तो नाज़रीन, एक ब्रेक हम लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा से हमें नए गेस्ट ज्वाइन करेंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। और ईद का मौका हो और मौसीकी का तड़का ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो मैंने दावत दी है आज उनको जिनको आप अक्सर अपनी टीवी स्क्रीन्स पर देखते हैं, थोड़ा सा कम कब देखते हैं बट वो ज़रूर नज़र आती हैं। मुगीरा आज मेरे साथ मौजूद हैं, एजुकेशनिस्ट भी हैं, सिंगर भी हैं। वेलकम टू द शो। और ईद मुबारक आपको। खैर मुबारक। कैसी ईद गुजरती है पहले तो ये बताएं। ईद बहुत अच्छी, फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, बहुत अच्छी, मज़े में। तो सुबह गा के उठाती हैं बच्चों को? हाँ नहीं बच्चों को गा के नहीं उठाती, उसी तरह उठाती हूँ जैसे सब घरों में हमारे बच्चों को उठाती है। हाँ। अच्छा, दो बच्चे हैं आपके, तो फिर ईद प्रिपरेशंस दोनों की अलग अलग होती होंगी, तो सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूम कौन सा बच्चा ले लेता है ईद की तैयारियों में? छोटी ईद पे तो बेटी, क्योंकि बेटी की जो तैयारी है वो आपको पता है कि वो काफ़ी पहले से शुरू हो जाती है। चूड़ियाँ, फिर चांद रात पे मेहंदी, उसका एहतमाम, फिर उसके कपड़ों का एहतमाम, और बस उनकी फरमाइशें शुरू हो जाती हैं। फिर वो मैं पहले ही लिस्ट बना लेती हूँ कि ईद पे क्या क्या उन्होंने। अच्छा, वैसे ऐसा होता है कि जब खुद तो हम होती हैं बच्चे तब तो करते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ अपने शौक भी अभी तक रखे हुए हैं चूड़ियों के या मेहंदी के, या फिर वो थोड़े मध्यम से पड़ गए? उतना नहीं, लेकिन डेफिनेटली मैं करती हूँ, क्योंकि बेटी है तो उसके साथ प्लान करती हूँ, फिर उसी के साथ इकट्ठे हम। अच्छा, आजकल ये ड्रेस ट्रेनिंग का भी बड़ा वो है कि जैसे कपड़े माँ के होंगे वैसे ही बच्ची के भी होंगे, और अक्सर ईद के ऊपर तो बहुत सारे लोग करते हैं। आप भी करती हैं वैसे ये सेम ड्रेसेस वाला?
समटाइम्स, लेकिन मेरी बेटी जो है ना वो बड़ी पर्टिकुलर है, उसकी अपनी पसंद है। हाँ। और मैं उसकी पसंद जो भी होती है फिर उसके अकॉर्डिंगली उसको बना के देती अच्छा, मतलब ट्विनिंग वाला सीन हूँ। कभी कभी होता है ट्विनिंग का, बहुत ज़्यादा नहीं। हाँ। अच्छा, ईदियाँ कितनी दे देती हैं या खुद मिलती भी है आजकल? नहीं अम्मी से मिलती है ईदी और चंद एक और लोगों से, बट ज़्यादा देने का ही सिलसिला होता है। तो मेरे बहन भाई हैं छोटे, मैं सबसे बड़ी हूँ, तो वो सारे छोटे हैं क्योंकि मेरे आपको तो फिर देनी उनका भी पड़ती लंबा होगी। सिलसिला अच्छा, होता तो मेरा किचन के अंदर कितना टाइम गुजरता है कम से कम ईद के ऊपर? कब से कब तक किचन में टाइम गुजारती हैं या चांद रात पे? काफ़ी टाइम गुजरता है मेरा। जब से शादी हुई तब से ख़ास तौर पे काफ़ी टाइम गुजरता है, क्योंकि ट्रॉली के लिए जो मेन्यू है वो डिसाइड करना, फिर वो चीज़ें बनाना, फिर एक मेहमानों के आने का सिलसिला, तो वो टाइम तो काफ़ी और फरमाइशें होती हैं फिर आपको पता है ईद पे। अच्छा, वैसे ये बड़ा मुझे था मैं आपसे पूछूं, अब चूँकि आप कॉलेज में भी पढ़ा रही होती हैं तो म्यूज़िक के साथ तो वैसे ही ज़रा लाइटेड टोन की क्लास है, इतना तो नहीं होता होगा बच्चों के ऊपर प्रेशर के, जिस तरह अक्सर आम ड्राई सब्जेक्ट्स में होता है ना, मैथ्स इकोनॉमिक्स के बोर हो जाते हैं। ये मेरा ख्याल है वो क्लासेस जहाँ बच्चे बोर नहीं होते होंगे एटलीस्ट। तो फिर जब ईद आने वाली होती है तो कुछ स्पेशल कुछ कंपोजिशंस या कुछ इस तरह का होता है? क्योंकि यूनिवर्सिटी का कोर्स है, ऑब्वियसली वो भी उतना ही सीरियसली उनको पढ़ाना होता है और उसके भी उसी तरह इवैल्यूएशन होती है और प्रॉपर एक कोर्स आउटलाइन होती है। तो वो उसमें ये नहीं है कि हम शुगल मेले में टाइम निकाल दें, वो एक सर्टन हमें डेडलाइंस पूरी करनी होती हैं। और मैं क्योंकि बेसिकली थ्योरी पढ़ाती हूँ, साथ साथ डेमोन्स्ट्रेट भी करके कोशिश करती हूँ कि उसको इंटरेस्टिंग बनाऊँ। तो लेकिन मेहनत उतनी है, मेहनत उतनी है, चाहे वो फाइन आर्ट्स है, चाहे वो म्यूजिकोलॉजी है। डेमोन्स्ट्रेशंस देती हैं? देती हूँ। फ़र्ज़ करें अगर हम राग डिस्कस कर रहे हैं, डिफरेंट टर्मिनोलॉजी है हमारे क्लासिकल म्यूज़िक की, ताल पे बात हो रही है, राग पे बात हो रही है, सुर पे बात हो रही है, आलाप पे बात हो रही है, तो डेफिनेटली क्योंकि मेरे पास ये एज है कि मैं ख़ुद भी वोकलिस्ट हूँ, तो मैं डेफिनेटली उनको गा कर भी बताती हूँ थ्योरी के साथ साथ उनको मैं। तो फिर ये तो इंटरेस्टिंग क्लास हो गई ना, बच्चे थोड़े से इंटरैक्टिव फील करते हैं। मज़ीद बातें हम तो मुगीरा से करेंगे, लेकिन मुगीरा मौजूद हो और कोई गाना ना हो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। और ईद का मौका है मुगीरा, तो रिक्वेस्ट ही हम कर सकते हैं कि कुछ खूबसूरत सा सॉन्ग कोई सुना दे हमें। ज़रूर।
बहुत ही खूबसूरत और वाकई अब लग रहा है ईद है, इतना मेलोडियस गाना और इतनी खूबसूरत आवाज़ के साथ मुगीरा ने गाया। तो एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हमें अरिश्मा भी ज्वाइन करेंगे और मुगीरा भी हमारे साथ है, तो ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक। और अब हमें रिश्मा ने ज्वाइन किया है, रिश्मा मरियम, जो कि पाकिस्तान की पहली ढोल परफॉर्मर हैं और माशाल्लाह इन्होंने ढोल सीखा भी है, परफॉर्म भी करती है और आवाम में यकसा मकबूल है। वेलकम टू द शो और ईद मुबारक आपको। थैंक यू, आपको भी ईद मुबारक, आपको भी सब देखने वालों को ईद मुबारक। वैसे तो अक्सर लोग सोकर अपनी ईद गुजारते हैं, आप कैसे गुजारती हैं? मेरी बहुत मज़े की ईद गुजरती है, चैनल्स पे फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ बहुत घूमना फिरना होता है ईद पे तो स्पेशली। अच्छा, ऐसा तो नहीं होता फिर लोग ईद पे भी कहते हो हमें ढोल बजा के दिखाओ? वो मैं इनको कहती हूँ कि मैं इतनी सारी ट्रांसमिशंस में मैं अभी लाइव करके आ रही हूँ, कुछ रिकॉर्डेड है, आप टीवी पे देख लें। टीवी पे क्योंकि कुछ टाइम फ्रेंड्स और फैमिली का भी तो होना चाहिए। हाँ, उनके लिए भी होना चाहिए। वैसे मुगीरा, आपको ढोल की बीट में इंटरेस्ट है? बिल्कुल, अच्छा ढोल बज रहा हो तो किसका तो दिल। वैसे कभी कोई गाना प्लान किया है ढोल की बीट के साथ ही आपने अपना? नहीं, फिलहाल तो नहीं, लेकिन किया जा सकता है। हाँ, किया जा सकता है ना। अच्छा, मुझे बताइए कितने अरसा हो गया है ये करते हुए? 3 to 4 years हो गए हैं। तो किससे सीखा, किससे सिखाया? मेरी सीखने में बहुत लंबी जर्नी है जी, लेकिन इसको शॉर्ट करेंगे। सर इमरान मेरे सर हैं और उन्हीं से मतलब मैंने क्लासेस लेना शुरू की, घर पे आते थे वो क्लासेस देने के लिए। लेकिन जब मैंने ढोल स्टार्ट की थी, ढोल की जो जर्नी थी, अब ईद का मौका है तो वो वाली बात हम नहीं करते हैं। तो अच्छा, लेकिन ये तो वैसे बड़ा यूनिक सा था, बिकॉज लड़कियों के लिए तो ढोल मुश्किल होता है ना बजाना, और फिर फैमिली वाले भी अक्सर रिटालिएट करते हैं। आपके साथ भी ऐसा ही हुआ? अपनी फैमिली में ना मैं I'm the लाडला वन, तो वो छोटा बच्चा अपनी बात मनवा लेता है। हाँ। तो मैंने जब मामा से कहा जी मुझे ढोल सीखना, तो शी वाज लाइक हैं बेटा कोई काम दुनिया को छोड़ भी दो। मैंने कहा जी नहीं मुझे सीखना है। उन्होंने कहा सीख लो। तो वो सीखा मैंने सिर्फ अपने लिए था, लेकिन मैंने उसको शौक में प्रोफेशनली प्ले करना शुरू कर दिया। वो लोगों का इतना अच्छा रिस्पांस आना शुरू हो गया, फिर मैंने उसको परसू कर लिया। अच्छा, वैसे जो असल ढोल अगर हम देखें तो हमारे गांव और पंजाब का कल्चर है ढोल के साथ, तो बेसिकली ये हुनर उन लोगों के पास है जो कि हम समझते हैं कि शायद थोड़ी अंडर प्रिविलेज्ड क्लास है, और असल बीट भी उन्हीं लोगों के पास से निकलती है। उधर भी गई सीखने के लिए? नहीं, उधर मैं कभी भी नहीं गई हूँ। हाँ, लेकिन जैसे वेडिंग इवेंट्स मैं बहुत ज़्यादा करती हूँ। मैं ज़्यादा शोज़ करती ही वेडिंग्स के हूँ, फैमिली इवेंट्स, वेडिंग इवेंट्स करती हूँ। तो कभी कभार कोई जैसे गांव वगैरह में कोई शादी, एक दो, मैंने जैसे पीर महल में मैंने एक इवेंट किया था, वो थोड़ा गांव टाइप एरिया था। एक दो और एरियाज ऐसे थे जहाँ पे मैंने परफॉर्म किया है, तो बहुत लाइक करते हैं लोग, इतना इनकरेज करते हैं। लेडीज़ बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं। मेरे ढोल का ये बेनिफिट है कि जो लेडीज़ मेल ढोल वाले के साथ भंगड़ा नहीं कर पाती थी, वो मेरे साथ अब इजीली होकर भंगड़ा करती हैं। अच्छा, हमारी पर्दे वाली बहुत सारी फैमिलीज़ हैं जिनका मतलब बहुत वो होता है कि नहीं मेल नहीं आना चाहिए यहाँ पे, ऐसे वैसे, वो मुझे प्रेफर करते हैं कि रेशमा आ जाए। तो ये तो सहूलत हो गई मुगीरा टाइम गुजरने के साथ साथ। हम जिस तरह देखते हैं वुमेन ओरिएंटेड फंक्शंस, तो अब वुमेन ओरिएंटेड डांस के लिए ढोल की ताब भी उस तरह मिलना शुरू हो गई है। अच्छा, वैसे आपके स्टूडेंट्स जो होते हैं उनमें है शौक ये ढोल का या इंस्ट्रूमेंट? ढोल तो नहीं, लेकिन डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स लर्न करते हैं, जैसे बच्चियाँ तबला, हारमोनियम, सितार, फ्लूट, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो उसमें शौक रखती हैं। और आप ढोल भी सिखाएं अब? ठीक है जी। उसके लिए पहले मुझे सीखना पड़ेगा। बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताइए कि परफॉर्म करते हुए कभी मुश्किल तो नहीं आती, बिकॉज थोड़ा सा ये ढोल बजा के मेल ओरिएंटेड होता है, लड़के डांस करना शुरू हो जाते हैं, आदमी बहुत ज़्यादा करते हैं, फिर वो क्या आपके डूज एंड डोंट्स होते हैं प्रोग्राम को देखे? मैं तो करती ही वेडिंग इवेंट्स हूँ और फैमिली इवेंट्स करती हूँ। और फैमिली इवेंट पे आपको पता है बदतमीज़ी का कोई चांस नहीं होता, क्योंकि बॉयज़ को भी पता होता है कि यार यहाँ पे बदतमीज़ी करेंगे, यहाँ पे हमारी अपनी माएँ बहनें भी हैं, तो फैमिली इवेंट पे तो बदतमीज़ी का कोई चांस होता ही नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह कहीं भी परफॉर्म किया है, वो PSL हो, वो लिबर्टी राउंड अबाउट हो, वो कोई वेडिंग इवेंट हो, कहीं वैसे भी प्ले किए, लोग इतना इनकरेज करते हैं। अभी हम ज़्यादा दूर नहीं जाते हैं, ये लिबर्टी राउंड अबाउट पे आ जाते हैं जब हम PSL की ट्रांसमिशन कर रहे होते हैं। यहाँ पे तो लोकल क्राउड होता है ना, वो बस वाला भी है, रेडी वाला भी है, वो सफाई वाला भी है। ये लोग ऐसे चेन बना के खड़े हुए होते हैं, वो बाजी डोल वाला बाजी आ गया।
तो ये लोग मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए खड़े हुए होते हैं। तो ये है हमारी पाकिस्तानी आवाम, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। अच्छा, तो वो इस तरह तो नहीं, अब तो आपको काफ़ी अरसा हो गया, लेकिन वो अक्सर होता है ना, रोड पे नज़रें आ जाती हैं, लोग दिखना शुरू हो जाते हैं, लड़की ढोल बजा रही है, तो वो ज़रा फेस करना पड़ता है एटीट्यूड? नहीं, अब नहीं, क्योंकि अब तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह सब जानते हैं। शुरू में था, ओह बंदी ढोल प्ले करी है, लड़की ढोल प्ले करी है, और वो इतना ज़्यादा पसंद करते हैं लोग। अभी कुछ लोग हैं जिनको नहीं भी पता, लेकिन जब वो देखते हैं वो इतना इनकरेज करते हैं, स्पेशली जाके मेरे पेजेस को लाइक करते हैं, मुझे स्नैपचैट पे फॉलो करते हैं, इवन मैं क्या कर रही हूँ, कहाँ पे हूँ, हर चीज़ को फॉलो करते हैं। अच्छा, कितना मुश्किल है ये सीखना और बजाना? लेकिन जी आपके इंटरेस्ट पे है। अब जैसे आपका इंटरेस्ट नहीं होगा ढोल में तो आप नहीं सीख सकती हैं। मैंने प्लान किया कि मैं अपनी सिस्टर को सिखाती हूँ, हम बैंड बना लेंगे कि जी 2 लड़कियाँ इकट्ठे प्ले कर रही अच्छा हैं, आइडिया। तो मतलब थोड़ा डिफरेंट सा हो जाएगा। तो 1 हफ्ते में मैं भाग गई। मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, मेरी हाथ सो जाता है, मेरी वेन पे वेन चढ़ जाती है, तुम्हारी हिम्मत है, छाले पड़ते हैं हाथों में। डिटर्मिनेशन चाहिए जी। आपने कोई भी काम, चाहे वो मतलब ये शुगल मिला नहीं, आई थिंक म्यूजिक, चाहे वो वोकल है चाहे वो इंस्ट्रूमेंटल है, बहुत डेडिकेशन और हार्ड वर्क इसमें चाहिए होता है आपको। ईयर्स ऑफ ट्रेनिंग आपको इसमें, जब तक इंटरेस्ट नहीं है तब exactly. तक। अब जैसे मुझे फ्लूट में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं जितना मर्जी उसको बजा लूँ मुझे नहीं आएगा, क्योंकि इंटरेस्ट नहीं है। तो सारी बात आपकी लगन की, आपके इंटरेस्ट की है। अच्छा, अब जिस तरह आप कहते हैं आपको तबला बड़ा पसंद है, सितार बजाना, तो बेसिकली वो भी हेवी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उन्हें भी कैरी करना मुश्किल होता है, तो इसका मतलब है एक फिजियोथेरेपी वाला सिस्टम भी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू हो जाता विद है? टाइम जब आप उसको ट्रेनिंग करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं, शुरू में बहुत मुश्किल होता है। जैसे सितार है तो आप उसकी स्ट्रिंग से फिंगर्स कट होती हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता जब आप उसमें आप प्रैक्टिस को मिस नहीं कर सकते। बीइंग अ म्यूजिकोलॉजिस्ट मैं ये बात करी हूँ, मैंने खुद तो नहीं बजाया, लेकिन मैंने जिन सितारिस्ट को बजाते हुए देखा और ट्रेनिंग लेते हुए देखा, तो उनकी पहले ये फिंगर सारी जो है ना वो नम वो करते हैं, लाइक काफ़ी ईयर्स ऑफ ट्रेनिंग उनको चाहिए होती है, और फिर जब वो प्रैक्टिस मिस करते हैं तो वो फिर से अगेन वही पेन और वही चीज़ें दोबारा से उनको फेस करनी पड़ती है। तो बहुत मेहनत वाला काम है, और इसमें तो प्रैक्टिस बड़ी रेगुलर आपको चाहिए इंस्ट्रूमेंट में। तो इसके लिए कहाँ दर्दें होती कोई हैं? भी इंस्ट्रूमेंट है ना, अब जैसे ये आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, ये डगा है और ये तीला, आपको तो पता ही होगा। अब इसका भी ऐसे ही है कि मैंने जब तक प्रैक्टिस करते रहना ना, मेरे हाथों में छाले बनते जाएंगे। मैंने 1 हफ्ता प्रैक्टिस छोड़ी है, समझे मैं 2 महीने पीछे चली गई। अच्छा। मैं मतलब वो जो मेरे हाथों में कॉर्न्स बन गए हुए हैं, वो जो छाले बन गए हुए हैं, वो छाले बनते हैं, फटते हैं, फिर बनते हैं, फिर इस तरह से वो ख़राब होते हैं, फिर वो एक जगह पे आके हाथ स्टेबल हो जाता है। लेकिन जैसे मैं छोड़ती हूँ और जब मैं दोबारा वापस आती हूँ, मेरे हाथों का वही हाल। तो रोज़ फिर प्रैक्टिस करती हैं? रोज़ प्रैक्टिस, रोज़ चाहे 10 मिनट करूँ, प्रैक्टिस ज़रूरी है। प्रैक्टिस जैसे आपने छोड़ी नहीं, आपके हाथ और कंधे तो गए। फिर तो वो मोहल्लेदारों को ही पता चल गया होगा मैंने कि अपने ढोल रूम साउंड बज प्रूफ करवाया हुआ है, अच्छा, मैंने अपने soundproof जाम करा रूम लिए। बनवा लिया घर पे ना। वरना तो उसे ही पता चला अरे इस पर ढोल बजा रही है, इसका मतलब प्रैक्टिस हो रही है। नहीं, मैंने अपना ड्राइंग रूम जो था हमारा, मैंने उसको साउंड प्रूफ अपना, मैंने उसको स्टूडियो बना दिया हुआ है। दरवाज़ा बंद कर लेती हूँ, और प्रैक्टिस लाजमी है। प्रैक्टिस नहीं, अभी जैसे मेरे फादर की डेथ हुई तो मैंने पूरा 1 साल ढोल को हाथ नहीं लगा, मतलब वो मेरे में वो हिम्मत ही नहीं होती थी। मैं कहती थी अच्छा अब मैं ढोल प्ले करूँगी, लोग क्या कहेंगे कि इसके फादर की डेथ हुई भी ढोल। फिर मुझे ना सब फैमिली ने मोटिवेट किया, फ्रेंड्स ने, जो सर्कल था कि नहीं मतलब ग्रो अप, ये ज़िंदगी के साथ साथ होता है। ऐसा नहीं होता कि मतलब आप प्ले करके उनको वो कर रहे हो कि मतलब डेथ के बाद आपका प्रोफेशन है, आप उसको आगे देखो, इस चीज़ को मत मिक्स करो। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जब मैं वापस उसमें से निकलना शुरू हुई, तो अब मुझे वो बहुत ज़्यादा फील होता था कि अच्छा अब आई यूज़ टू कॉल हिम कोको, अब मैं कहती थी कोको नहीं है और मैं ढोल प्ले कर रही हूँ, तो वो मुझे बहुत अंदर से फील होता था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर टाइम के साथ सब्र आ जाता है, लेकिन सब्र नहीं आता, ये झूठ होता है कि सब्र आ जाता है। लेकिन सब्र चले, नहीं जिंदगी आता। चलने का नाम है और आपने खैर, हिम्मत की और आप तो मुस्कुराकर अब बात ये जो करी। प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस फिर वो जो मैंने दोबारा शुरू की तो वो इतना मुश्किल था ना, ब्लड क्लॉट्स बनना, वेट उठाना, हाथों में छाले हाँ, बनना। ये आपको हेवी लगता होगा ना? ये डिस्क हिल गई हुई है। अच्छा, हिल गई हुई है डिस्क। वेट इसका ढोल की उठा वजह के से, ना, हाँ। तो ये बहुत मेहनत वाला काम है। कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, वो गिटार है, सितार है, तबला है, कुछ भी है, वो बहुत टाइम टेकिंग होता है। तो जनाब मुहीरा भी मौजूद है, रिश्वा भी मौजूद है ढोल के साथ। तो पहले मुहीरा से गुजारिश करेंगे एक और खूबसूरत सा गाना हो जाए इनकी आवाज़ में, तो ओवर टू यू मुहीरा। ठहर भी जाओ सनम, तुमको मेरी कसम, ठहर भी जाओ सनम, तुमको मेरी कसम, ऐसे लम्हे बीत गए तो आएंगे फिर कहाँ, रुक भी जाओ सनम,
बहुत ही खूबसूरत, अब तो ठहर ही जाएगा, इतनी खूबसूरती से आप रोक रही हैं। ऐसे आपको कितना इंटरेस्ट है? ढोल में तो इंटरेस्ट है, सिंगिंग में भी है रिश्मा? ज़ाहिर है म्यूज़िक से कनेक्टेड हूँ तो गानों में भी सिंगिंग में भी इंटरेस्ट है, लेकिन ज़्यादा मेरा ढोल में है। गाती है? नहीं, अभी मैंने गाना स्टार्ट नहीं किया। अच्छा, अभी मैं लेकिन सीख बैंड रही हूँ। बनाने का तो इरादा है, अभी लेकिन बहन सीख आपकी दगा देगी। नहीं, बहन नहीं सीख सकती भाई। बहन कहती है ये तुम्हारा काम अच्छा, है, आपको तुम देख के और लड़कियां कांटेक्ट करती हैं सीखने के लिए? जी मुझे कांटेक्ट करती हैं, फिर मैं अपने सर का नंबर दे देती हूँ, क्योंकि मैं खुद अभी समझती हूँ मैं लर्निंग प्रोसेस में हूँ, मैं अभी किसी को सिखा नहीं सकती हूँ। तो मैं कहती हूँ सर आप सिखाएं, आप किस लिए हैं, आप तो सर हैं ना, आप सिखाएं। तो मैं सर इमरान का नंबर फॉरवर्ड कर देती हूँ, वो फिर आती हैं सर के पास क्लासेस वगैरह लेती हैं। तो आगे कोई प्लान है इसे बैंड की शक्ल देने का? बैंड मेरा ऑलरेडी है, ऑलरेडी बैंड है, लेकिन उस बैंड में बॉयज़ हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ना मुझे कोई गिटारिस्ट दिखती है लड़की, ना कोई ड्रमर है, मतलब कोई बंदियाँ हैं ही नहीं है। जो हैं वो सिर्फ उन्होंने अपने हद तक थोड़ा सा सीखा हुआ है, एक दो बीट सीखी हुई है, अपने आप को वो अपने सर्कल में ये खुश होने के लिए। बाकी मैंने प्रोफेशनली किसी को प्ले करते हुए नहीं देखा। अच्छा, ढोल तो आप सुनते हैं, लेकिन इस ढोल को लेकर कितने प्लान्स हैं आगे? क्या कुछ करना है और कहाँ कहाँ तक जाना है? मैंने अभी रिसेंटली एक लीथल बीट के नाम से हमने एक इंस्ट्रूमेंटल वीडियो किया था 2 मंथ्स अगो। तो अभी इंशाल्लाह आफ्टर ईद भी कुछ फ्यूजन्स हैं ढोल के साथ ही, आपको डिफरेंट वेरिएशंस मिलेंगी, कुछ डिफरेंट फील मिलेगी ढोल में ना, कि ढोल इस तरह से भी बज सकता है। तो इंशाल्लाह ईद के बाद फिर आपको वो ऑन एयर नज़र भी आएगा। बिल्कुल जी, हम ज़रूर देखेंगे कि रिश्मा किस तरह ईद के बाद वो लीथल बीट्स के साथ होता है। अच्छा, जाते जाते मुगीरा कुछ कहना चाहेंगी ईद के हवाले से, म्यूज़िक के हवाले से, कोई ऐसी दिल की बात जो आप चाहती हैं शेयर कर सकें? बस मेरी तरफ से आप सबको ईद मुबारक, और अपने घर वालों के साथ, फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कीजिए ईद। हाँ, बिल्कुल जी। अच्छा, ये मुझे बताइएगा, शोज़ में तो आप देखते रहे हैं आफ्ताब इकबाल साहब के साथ, तो अब कोई प्लान है कहाँ परफॉर्म करने वाली हैं, क्या करना है आगे? बिकॉज़ लोग तो इंतज़ार करते हैं। इकरा, मैं माशाल्लाह जब से कर रही हूँ आफ्ताब साहब के साथ, तो शोज़ तो साथ साथ चल रहे हैं, और माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में कोई सिटी नहीं है जहाँ मैंने शो ना किया हो। अच्छा, तो ट्रैवल भी कर लिया? ट्रैवल मुझे, बल्कि आई फील ब्लेस्ड कि मुझे बहुत लोगों से मिलने का, बहुत अच्छे लोगों से मिलने का और ट्रैवल करने का भी मौका मिलता है अपने इस फ़न के थ्रू, और बहुत अच्छे लोग मुझे इवेंट्स पे मिलते हैं। तो कोई एल्बम प्लान कर रही हैं कि कोई एल्बम तो नहीं, लेकिन सोलोज डेफिनेटली, सोलोज क्योंकि आने अब वाले हैं। एल्बम्स का उस तरह से ट्रेंड नहीं है। पहले एक टाइम था जब एल्बम्स रिलीज होते थे, अब आप देखते हैं कि सोलो सॉन्ग्स ही ज़्यादा यूट्यूब पे ठीक है, ये सोलोज हम एक्सपेक्ट करें जल्दी से। डेफिनेटली। तो बेस्ट ऑफ लक जनाब, Thank you हम so much. सोलोज आपकी खूबसूरत आवाज़ में इंशाल्लाह जल्द सुनेंगे। और अब रिश्मा की जानिब चलेंगे और आपको हम कहेंगे खुदा हाफिज़, ईद मुबारक के साथ कि खुश रहिए, खुश रखिए, ईद का मौका एंजॉय कीजिए और औरों को भी शामिल कीजिए, उन लोगों को जो आपके आसपास रहते हैं और शायद वो ईद की खुशियाँ उस तरीके से ना मना सके जिस तरह आप मनाते हैं। तो आप भरपूर तरीके से एंजॉय कीजिए। डिस्कवर पाकिस्तान की तरफ से आपको भी ईद मुबारक। और अब अरिश्मा के ढोल की जानिब चलते हैं।